हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एसएसटी का आपका एग्जाम होने वाला है 24 अक्टूबर को, जिसकी तैयारी आप लोगों ने अच्छी कर ली है। हम आपको जो है रिवीजन कराने के लिए इस वीडियो में आए हैं। चैप्टर वाइज जो है आपको रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहले हिस्ट्री यानी इतिहास से शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है और लगभग 99% नहीं 100% ये लोग आपको एग्जाम में यही चीजें पूछने वाले हैं। तो आप जो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में एसएसटी आपको कंबाइन मिलेगा। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे और क्वेश्चंस एंड आंसर बोथ है ना, क्वेश्चन और आंसर दोनों अभी आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। यानी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। तो भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 19 जैसा कि आपको पता है बच्चों 1914 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू होता है ना। और 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। तो इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों आपको कि जो है कि क्या इस वर्ल्ड वॉर का प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस ज्यादा है, इसको कम कर देता हूं। ओके, तो देखो यही चीज है, क्या लिखा हो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी जो है काफी ज्यादा डीप इम्पैक्ट रहा है इसका। ठीक है, इंडिया पर भारत से लाखों सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में भाग लिया, यानी भारत के लाखों लोग जो है ब्रिटिश सेना में भाग लेते हैं, या भारत के सैनिक जो कि या ब्रिटिश जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो जो उन्होंने सेना बनाई थी तो भारतीय लोगों से बनाई थी। तो जो सैनिक भारत में काम कर रहे थे ब्रिटिश रूल के अंदर, वो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में झोंक दिए गए, यानी ब्रिटिशर्स इनको वहां ले गए। ठीक है, क्या मिलियंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द ब्रिटिश आर्मी। ओके, युद्ध के कारण जो है करों और मूल्य में वृद्धि हुई, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा बच्चों। क्या लिखा, ड्यू टू द वॉर टैक्सेस एंड प्राइसेस इंक्रीज्ड क्रिएटिंग अ हैवी इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पीपल। इकोनॉमिक बर्डन क्या होता है, जब महंगाई बढ़ जाती है तो लोगों को गुजारा करना, अपना घर चलाना मुश्किल होता है। तो वही चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है कि युद्ध के कारण क्या होता है, टैक्स भी बढ़ाए गए और कीमतें बढ़ी, है ना, जिसका जो असर है आम जनता पर पड़ा और आर्थिक बोझ बढ़ा, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ा। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में भी आपको समझ में आ रहा होगा, टैक्सेस जो है रेज कर दिया गया। अगला है महंगाई और खाद्य सामग्री की कमी हो गई। देखो एक तो महंगाई भी बढ़ रही है और अनाजों की कमी भी हो रही है ना। जब कमी हो रही है तो और महंगाई और तेजी से बढ़ेगी, डिमांड और उसकी बढ़ जाएगी। लिखा, देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड राइज द इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में मदद के बदले स्वराज यानी आत्मशासन का वादा किया, जो पूरा आगे नहीं किया। देखो उस समय ब्रिटिशर्स ने जो है प्रॉमिस किया था कि आपको जो है इंडिया को हम सेल्फ गवर्निंग यानी स्वराज हम दे देंगे, रिटर्न फॉर इंडिया फॉर दिस सपोर्ट, यानी जो भारतीय सेना सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यानी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इसके बदले इंडिया को आजाद कर देंगे। अब आजाद में क्या था कि वो जो है फुल्ली आजादी नहीं देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन भारतीय लोग जो है लेना चाहते थे, बट लिखा है डिडंट फुलफिल इट। तो लोगों ने, ये अंग्रेजों ने प्रॉमिस तो करा भारतीयों के साथ, लेकिन उस चीज को जो है उन्होंने पूरा नहीं किया।
ओके, अगला पॉइंट है बच्चों, इससे भारतीयों में असंतोष की भावना जो है जग गई, और जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। ठीक है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज किया। जैसा कि आपको पता है, तमाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अलग अलग स्तर पर जो है आंदोलन चलाए गए भारत की आजादी के लिए, तो उसमें भारतीय लोगों का जो पार्टिसिपेशन था, भागीदारी थी, वो पुरजोर तरीके से बढ़ी। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही बताया गया, दिस लेड टू फॉर द ब्रिटिशर्स प्रॉमिस, और वो जो है प्रॉमिस माने नहीं, मुकर गए अपनी बातों से। आगे है, दिस लेड टू दी वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो वही है डिसकंटेंट, मतलब असंतोष की भावना। तो आप इसको बच्चों अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, या इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लो अपने मोबाइल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक और उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, महात्मा गांधी का सत्याग्रह का विचार। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उनका आइडिया था, तो ये क्या था सत्याग्रह का आइडिया? देखो, महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह का विचार अहिंसा और सत्य पर आधारित था बच्चों। ठीक है, यानी महात्मा गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। टू थिंग इंपॉर्टेंट है, क्या है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यानी नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, और ट्रूथ मतलब सत्य, ठीक है, सच्चाई पर आधारित था। उनका मानना था कि अन्याय और अत्याचार का विरोध हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और धैर्य से किया जाना चाहिए। क्या मानना था उनका? ही बिलीव्ड दैट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन क्या पढ़ेंगे इसको जी? ऑपरेशन नहीं पढ़ेंगे, ऑपरेस पीपल होते जिन पर जो अत्याचार किया जाता है, ऑपरेसिव नेचर के। ठीक है, ऑपरेशन जैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, मुझे तो भाई आ नहीं रहा बच्चों, तो आप लोग देख लेना, बाकी मैं आगे करेक्ट कर दूंगा। शुड नॉट बी फाउट विद द वायलेंस बट विद ट्रूथ, लव एंड पेशेंस। तो क्या कहा जा रहा है कि आग्रह, ठीक है, तो उनका मानना था कि अन्याय और अत्याचार, ऑपरेसिव का मतलब होता है, ऑपरेशन का मतलब अन्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, ठीक है, अन्याय और अत्याचार इसका मीनिंग हुआ। शुड नॉट बी फाउट विद वायलेंस, तो इस चीज का अगर आपको विरोध करना है तो आप वायलेंस से, लड़ाई झगड़े से और इस चीज को बढ़ावा दोगे, ना कि जो है इसे खत्म किया जा सकता है। इसको खत्म किया जा सकता है तो एक सच्चाई से, प्रेम से और जो है धैर्य से, यानी पेशेंस से। ठीक है, आगे लिखा, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य की शक्ति से बुराई का सामना करना, है ना, सत्य की शक्ति से जो है बुराई का सामना करना। तो लिखा सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ द ट्रूथ, ठीक है, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, इंसिस्ट करना, इंसिस्टेंस ऑफ द ऑन द ट्रूथ, एंड दैट इज टू फाइट एविल थ्रू द पावर ऑफ द ट्रूथ, यानी बुराई से क्या लड़ना है आपको? अपनी सत्य की शक्ति से जो है आपको फाइट करना है। गांधी जी ने इसे आत्मिक शक्ति यानी सॉल फोर्स, यानी जो अंदर आत्मा की शक्ति होती है उसे का रूप बताया, जो बिना हिंसा के भी अन्याय को परास्त कर सकता है। यानी महात्मा गांधी का मानना था कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हो, आप सच्चे हो, तो आपका आत्मबल जो है बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी जो है वो खत्म कर सकता है। ठीक है, तो गांधी जी का ये उत्तम विचार था। अब ये आज के परिदृश्य में कितना सार्थक है और सत्य है, इसका आकलन आप बच्चों खुद भी लगा सकते हो। ठीक है, तो गांधी जी डिस्क्राइब इट इज अ फॉर्म ऑफ सोल फोर्स एंड विच कैन डिफीट इनजस्टिस विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर क्या था महात्मा गांधी का सत्याग्रह का अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सत्य के मार्ग पर हो, आप सच्चे हो, आपका टारगेट सही है, तो आप जो है आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी डिमांड जो है अपने धैर्य से और अपने पेशेंस से, सच्चाई से सामने वाले को जो है पिघलाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। ठीक है, तो यही सत्याग्रह का विचार था, यानी सत्य के लिए जो किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों।
देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए और कहां चलाए गए। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। चंपारण में जो है 1917 में महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बिहार के चंपारण में नील किसानों, यानी नील की खेती वे किसान करते थे, उनकी समस्याएं थी, जिसके लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। किसान नहीं चाहते थे कि नील की खेती कराई जाए, जिससे कि धरती बंजर हो जाती थी, किसान नहीं चाहते थे, लेकिन जबरन जो है वहां पर खेती उनको करना पड़ता था। तो किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में चलाया। वहां से महात्मा गांधी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अगला आंदोलन महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1918 में इन्होंने चलाया, जो कि गुजरात के खेड़ा में, या खेड़ा का जिला, देखो खेड़ा जिला है तो खेड़े या खेड़ा जिले में चलाया गया, किसानों की कर माफी के लिए। कर क्या, टैक्स, यानी जो लैंड टैक्स लगता था, जो खेती करते थे उनको टैक्स देना पड़ता था, तो उस टैक्स के लिए उन्हें जो है कर देना पड़ता था। इसके लिए जो है आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। ठीक है बच्चों, आगे जो है बच्चों, अहमदाबाद में मिल मजदूर के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया 1918 में। कपड़ा मिल के मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। आगे चल करके महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और दांडी मार्च, फिर नमक सत्याग्रह। तो देखो आगे के जो आंदोलन उनका है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हो या फिर असहयोग आंदोलन में भी सत्याग्रह के ही विचार आगे चलते थे। चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, दांडी मार्च से शुरू हुआ, या दांडी सत्याग्रह उसको कह सकते हो। तो महात्मा गांधी का ओवरऑल जो आंदोलन रहा वो सत्याग्रह पर ही आधारित रहा। उनका विचार ये सत्याग्रह का आज भी पुनर्जीवित है। ठीक है बच्चों, हमारे दिलों में। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेता हूँ। महात्मा गांधी लेड सेवरल इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट सच एज चंपारण सत्याग्रह इन 1917 in Bihar for the indigo farmers, and Khera Satyagraha in 1918 in Gujarat for the remissions of the land tax। ठीक है, अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह जो है फॉर इंक्रीजिंग द वेजेस ऑफ मिल वर्कर्स एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920 to 1922, and Dandi March, that is the salt सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1930। तो ये सब जो है आप याद रखिए किसी ना किसी फॉर्म में। स्पेशली बच्चों ये मैप में आपको पूछा जाता है, मैप वर्क में, है ना, लगभग मैप वर्क में इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, देख लेना। जो है मैं आपको 24 तारीख को जब 2:30 बजे आपके लिए जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, उस समय आपको पॉइंट करूंगा। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से कर लीजिए, जिससे डेफिनेटली आपको जो है हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वराज का अर्थ गांधी जी के अनुसार क्या था। देखो गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, है ना, राजनीतिक तौर पर अब स्वतंत्र, बल्कि यह लोगों के आत्मनियंत्रण, नैतिक सुधार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। यानी गांधी जी चाहते थे केवल जो है आपको स्वराज मिल जाएगा, इससे आप जो है एक तरह से आपको असल में जो यानी आज़ादी मिल भी गई तो रियल में आप आज़ाद नहीं कहलाओगे जब तक बच्चों आपके अंदर जो है आत्मनियंत्रण, नैतिक सुधार और आत्मनिर्भरता ये सब चीजें नहीं आ जाती। यानी जो है पॉलिटिकल फ्रीडम तब तक नहीं मिल सकती जब तक लोगों में सेल्फ कंट्रोल, मोरल इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ रिलायंस अगर नहीं आ जाता। यानी लोग जब खुद पर निर्भर होंगे, खुद यानी आत्मविश्वास से ओतप्रोत होंगे, तभी चीजें जो है स्वतंत्रता कही जा सकती है। नहीं तो स्वतंत्रता सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता हासिल करना वाकई गांधी जी का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, ये यहां पर बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई। बच्चों भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस चीज को अगर हम देखें तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है 1919
के खिलाफत रॉलेट एक्ट आंदोलन से शुरू हुई। देखो, जो इससे पहले महात्मा गांधी ने 1917 में, 1918 में जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाए, वो एक तरह से पूरे देश में एक माहौल बना, लेकिन असल में जो है राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट शुरू हुआ। थोड़ा सा हम बच्चों बता देते हैं आपको, रॉलेट एक्ट क्या था। देखो, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा एक कानून था जो कि भारतीय आंदोलनकारी या ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनको जो है दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए, लोगों को जबरन अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए जो है एक कानून लाया गया, जिस कानून के तहत नियम उन्होंने ये बनाया कि आप किसी भी आंदोलनकारी लोगों को जो है आप अरेस्ट कर सकते हैं और बिना मुकदमा चलाए आप जो है उसे रख सकते हो 2 साल तक कोर्ट में। आज के समय में नियम क्या, अगर किसी को आप अरेस्ट करते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर, आफ्टर 24 आवर्स यानी 1 दिन के अंदर आपको पेश करना है मैजिस्ट्रेट के आगे। ठीक है, यानी आपका मुकदमा चलेगा, अगर केस आपका होगा फाइनल कि आपको वह बेल मिलना चाहिए या फिर आपको जेल मिले या कस्टडी में डालना है, देन फिर डाला जाएगा। लेकिन उस समय क्या था, जबरन अरेस्ट किया जाता लोगों को, जबरदस्ती जो है इस रॉलेट एक्ट के तहत 2 साल तक आप अरेस्ट करके रख सकते हो। तो इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी का जो है आंदोलन चला, जिसको रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करते हुए सत्याग्रह का आह्वान किया। इसके बाद फिर आगे चल के जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है 13 अप्रैल 1919 को, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और जिससे राष्ट्रीय भावना और तेजी से आगे बढ़ी। यानी आप कह सकते हो रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, ये दोनों जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरह से आग में घी डालने का काम करा और इन दोनों घटना से भारतीय लोग काफी आहत हुए और उसके बाद जो है काफी आक्रोशित होकर के आंदोलन में शामिल हुए। आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। When and how did the national movement या nationalist movement in India began? ठीक है, तो the national movement in India began with the protest against the Rowlatt Act in 1919 and Mahatma Gandhi launched a satyagraha against this unjust law, यानी एक अन्यायपूर्ण लॉ के अगेंस्ट में सत्याग्रह चलाया। द जलियांवाला बाग मैस्कर्स, मतलब हत्याकांड को मैस्कर्स बोलते हैं, इन अप्रैल 1919 डीपली शॉक्ड द नेशन एंड स्ट्रेंथेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो और स्ट्रेंथेंड हुआ, मजबूत हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोगों की भावनाएं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप कर लीजिए, फिर देखो आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, रॉलेट एक्ट क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया ही, लोगों ने इसका विरोध क्यों किया। ठीक है, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा के जेल में डाल सकती थी। लोगों ने इसे अपने मौलिक अधिकारों पर हमला माना और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ठीक है, द रॉलेट एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन anyone without trial. Indians saw it as an attack on their fundamental rights, leading to widespread the protest across the country. तो जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे कि पूरे देश में फिर जो है जगह जगह और आंदोलन जो हो रहे थे वो और तेज हो गए। अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। तो देखो, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी।
सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और ब्रिटिश शासन के प्रति जो है गहरा गुस्सा फैल गया। इस घटना ने गांधी जी को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेजों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है टर्निंग पॉइंट बना। यानी ऑन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ऑर्डर्ड ओपन फायर ऑन अ पीसफुल गैदरिंग एट द जलियांवाला बाग, अमृतसर। Hundreds were killed and many injured. This event shocked the entire nation and agreed Indians against British rule, angered against the British rule. It convinced Gandhiji that cooperation with the British was useless, and he therefore launched a non-cooperation movement. This incident became a turning point in India's freedom struggle. तो यही बताया जाता है कि भाई वहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे थे बैसाखी का त्यौहार, और जनरल डायर को आशंका हुई या उसको सूचना मिली कि कुछ लोग जो है षड्यंत्र कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से उसने ऑर्डर दे दिए ओपन फायर का। ओपन फायर का मतलब सब पर गोली चला दो, और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए, और एक तरह से एक ऐसी घटना जो कि सबके दिलों को झकझोर करके रख दिया, और पूरे देश में जो है एक तरह से एक अलग ही माहौल ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में बना। और गांधी जी जो कि अपने हिंद स्वराज पुस्तक में लिखते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का शासन इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने ये निर्णय लिया कि अब उनको सहयोग करने की जरूरत नहीं है और एक ऐसे आंदोलन चलाने की आवश्यकता है जिसका नाम उन्होंने रखा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कॉपरेट करना नहीं है अब। तो ये घटना जो है एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में चल रहा था उसका एक टर्निंग पॉइंट बना। यहां से चीजें जो है काफी बुरी तरह से अलग तरह से बदल गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला असहयोग आंदोलन जो क्या था इसके बारे में। तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग कर भारत को स्वतंत्र बनाना। इसमें सरकारी स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों के साथ असहयोग करें तो वे 1 वर्ष में ही भारत छोड़ देंगे। यानी गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों का शासन व्यवस्था जो चल रहा है भारत में वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। अगर भारतीय लोग पूर्णतः उनका सहयोग नहीं करें तो लगभग 1 साल के अंदर ही वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे और फिर भारत छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन आपको पता है ऐसा हुआ नहीं। लिखा है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920। इट्स एम वॉज to achieve independence through non-violence, non-cooperation with the British government. People boycotted government, school, law, courts, and foreign goods. Gandhi ji said, if we do not cooperate with the British, they will leave India within a year. ठीक है, तो ये था शुरुआत असहयोग आंदोलन की। ठीक है, आगे असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषता और इसके परिणाम रिजल्ट क्या रहे इस पर गौर करते हैं बच्चों। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में गांधी जी ने की। लोगों ने सरकारी स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। छात्रों ने राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया और मजदूरों ने हड़तालें की। 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन ने भारतीयों में स्वराज के प्रति विश्वास और एकता को मजबूत किया। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1920 बाय महात्मा गांधी। पीपल बॉयकॉटेड गवर्नमेंट, स्कूल्स, कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स। स्टूडेंट ज्वाइंड नेशनल स्कूल
and workers went to strike after the Chauri Chaura incident in year 1922. Gandhiji suspended the movement. It strengthened the unity and confidence of Indians in the idea of स्वराज. देखो यहां पर यह बताया जा रहा है कि लोगों ने जो है गांधी जी की बात सुनी और हड़तालें करी, मजदूरों ने, लोग स्कूल जाना बंद कर दिए, लोग कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दिए और ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था थी उसका जितना विरोध कर सकते थे, जिनका सहयोग कर सकते थे, उन्होंने किया. ठीक है, लेकिन चौरी चौरा में घटना हिंसक हो जाती है क्योंकि पुलिस वाले जो है फायर कर देते हैं एक शांतिपूर्ण जा रहे जुलूस के ऊपर और फिर गुस्साए भीड़ जो है पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन में ही जला करके मार देते हैं. यानी पुलिस जो लोग होते हैं वो अपने पुलिस स्टेशन में वो बंद हो जाते हैं पुलिस, और फिर लोग जो है पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देते हैं और वो मर जाते हैं. ठीक है, तो ये घटना हुई. तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जैसे देखा कि असहयोग आंदोलन जो है वो हिंसा की ओर जा रहा है, हिंसक हो रहा है, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया, इसको रोक दिया. ठीक है, तो बड़े स्तर पर लोगों ने बायकॉट किया. ठीक है, बहुत सारे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और लोगों ने अपने मेडल्स वगैरह जो उपाधियां मिलती है उन सब पदों को, उन सबको रिजेक्ट करा, वापस लौटाना वगैरह शुरू कर दिया था. ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने जो है असहयोग आंदोलन को लिया. इसमें एक वर्ड आता है बच्चों, खिलाफत मूवमेंट. देखो खिलाफत क्या था कि जो तुर्की अभी है, जो कि टर्की भी बोला जाता है, तो उस समय जो अंपायर था, ऑटोमन अंपायर, उस समय वहाँ के जो खलीफा हुआ करते थे वहाँ पर भी ब्रिटिश ही रूल करते थे और उनके अगेंस्ट जो है ये लोग ब्रिटिशर्स थे. तो खलीफा भी ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे, और यानी यूँ समझो जो तुर्की के खलीफा थे, यानी मुस्लिम धर्मगुरु को खलीफा कहते हैं, तो वो लोग के दुश्मन ब्रिटिशर्स और हमारे दुश्मन ब्रिटिशर्स. तो भारत में जो शौकत अली और मोहम्मद अली दो ऐसे भाई बंधु थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी, और महात्मा गांधी ने खिलाफत और असहयोग को दोनों एक साथ शुरू करा और सभी कांग्रेस के लोगों में सहमति बनी और लोगों ने साथ में मूवमेंट चलाया. नाम रख दिया खिलाफत असहयोग आंदोलन, जिससे क्या हुई कि मुस्लिम और हिंदू एकता बनी. और हिंदू मुस्लिम, महात्मा गांधी को लगता था हिंदू और मुसलमान जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो हमारी एकता जो है अंग्रेजों को यहां से भगाने में निश्चित तौर पर कामयाब होगी, और बहुत हद तक ये चीजें सफल भी रही. ठीक है, तो यही है, क्या लिया, खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने 1919 में शुरू किया था ताकि तुर्की के खलीफा को बचाया जा सके. गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया. और तो इस तरह से जो है खिलाफत आंदोलन जो है यह असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाता है और दोनों आंदोलन जो है एक साथ चलाया जाता है. गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया ताकि भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के असहयोग या ब्रिटिश शासन को असहयोग करके उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर सकें. इस आंदोलन में सरकारी स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल था. ठीक है, महात्मा गांधी लॉन्च्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन ईयर 1920 टू मेक द ब्रिटिश लीव इंडिया बाय विड्रॉइंग कॉर्पोरेशन. पीपल बायकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स, लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स. तो ये सब हुआ. चौरी चौरी घटना मैंने आपको जिक्र किया, बता ही दिया कि 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना जो नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए. इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया. इन ईयर 1922 एट द चौरी चौरा इन यूपी, प्रोटेस्टर्स सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन, किलिंग 22 पुलिसमैन. ड्यू टू this violent incident, Gandhi ji suspended the non-cooperation movement.
इस तरह से असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है और पूरे भारत में जो है एक निराशा, एक शोक की लहर दौड़ दौड़ जाती है, क्योंकि लोगों ने गांधी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल रखा था। लोगों को उम्मीद थी कि गांधी जी जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार की जो गुलामी है इससे हमें जो है आज़ाद कराएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका रही, इस पर प्रकाश डालिए। तो देखो जी, महिलाओं ने गांधी जी के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने रैलियों, धरनों, जुलूसों में भाग लिया। कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाओं के नेतृत्व किया। अलग अलग मोर्चे पर महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और चरखा चलाकर स्वदेशी वस्त्र बनाए। ठीक है, और एक और वर्ड आता है कि महिलाओं ने पिकेटिंग की, शराब की दुकानें बंद कराई। वुमेन प्लेड एन एक्टिव रोल इन गांधीजी's movements. They joined rallies, procession and picketing. Leaders like Kasturba Gandhi, Sarojini Naidu and Kamala Nehru actively participated, and they boycotted foreign goods and promoted the use of स्वदेशी clothes. ठीक है, तो जो है उन्होंने रैलीज करा, और प्रोसेशन मतलब होता है धरना, है ना, जुलूस। और पिकेटिंग मैंने आपको बताया कि शराब की दुकानों को जो है बंद करवाना, इसको पिकेटिंग कहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों में किसानों और मजदूरों की क्या भूमिका रही, तो किसान और मजदूर राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने या थे। उन्होंने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। जो किसानों को टैक्स देना पड़ता था, उन्हें टैक्स देने से मना कर दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और हड़तालें भी की। उनकी भागीदारी ने आंदोलन को जो है जन आंदोलन बना दिया, जनता का आंदोलन बना दिया, और समग्र जनता जो इसमें शामिल हो गई। Peasants and workers were the backbone of the national movement. They refused to pay taxes, boycotted foreign goods, and went to strike. Their participation transformed the movement into a mass struggle. आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अपने पास है। देखो क्वेश्चन है बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए कि ये क्या था। देखो, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की और समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन में करों यानी टैक्सों या टैक्सेस का भुगतान ना करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन शामिल थे। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद आंदोलन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी started the Dandi march from the Sabarmati ashram and broke the salt law by making the salt from the sea water. People refused to pay taxes, boycotted foreign goods, and protested peacefully. Thousands were arrested. Finally, the Gandhi-Irwin Pact was signed and movement was temporarily suspended. तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिश कानून को नहीं मानना, विनम्रता पूर्वक जो है आपको उसको मानना नहीं है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में उनके नियमों को जो है अवज्ञा करना था, मानने से मना करना था। तो गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी दांडी मार्च से। यानी दांडी जो है एक समुद्र किनारे गुजरात में जगह है जहां पर गांधी जी अपने वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से वहां पहुंचे और वहां पर समुद्र के पानी से यानी सी वाटर से उन्होंने नमक बनाया। और नमक बनाना उस समय जो था वो गैर कानूनी था। ब्रिटिश सरकार उस पर टैक्स लगाती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नमक बेच सकती थी। तो नमक बना करके उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ा
और ताकि जो है इस आंदोलन की शुरुआत की जा सके। और आंदोलन जो है जगह जगह पर जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए और लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलानी शुरू कर दी। फाइनली बहुत सारे लोग जो है अरेस्ट हुए। अब इस अरेस्ट होने के बाद जो गांधी जी और इरविन के बीच में जो एक समझौता होता है, जिसमें कि गांधी जी अस्थायी रूप से जो आंदोलन वापस ले लेते हैं, आंदोलन एक तरह से रुक जाता है, स्टॉप कर देते हैं। और ये समझौता जो उनको जिन जिन मुद्दों पर हुआ, तो इरविन उन बातों से मुकर जाता है, नहीं मानता है, और फाइनली जो है गांधी जी को निराशा और हताशा मिलती है। ये आंदोलन भी गांधी जी का बेकार हो जाता है। लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए क्या थे। तो ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना, नमक कानून तोड़कर जनता को एकजुट करना, ठीक है, तो यही सब चीजें था उसमें। आगे देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो साइमन कमीशन बच्चों, साइमन कमीशन हर बार एग्जाम में आता है। साइमन कमीशन क्या था, इसका विरोध भारत में क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों या सुधारों की समीक्षा करने के लिए जो है भेजा था। सर जॉन साइमन नाम का एक व्यक्ति था और एक कमेटी बनाई गई थी, उसका वो हेड था। उसको भारत में हो रहे आंदोलनों यानी क्यों लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी समीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए भेजा गया था। इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में लगा, और यानी साइमन वापिस जाओ, साइमन वापिस जाओ। लिखा है साइमन कमीशन वॉज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू constitutional reforms in India. Since it had no Indian member, it was boycotted all over India with the slogan Simon go back के स्लोगन से जो है उसको स्वागत किया गया। लेकिन साइमन फिर भी आया। लोग देखो था क्या, साइमन कमीशन जो था, साइमन कमेटी में सभी फॉरेनर थे, इंडियन उसमें थे नहीं। तो वो एक जो रिपोर्ट तैयार करके ले जाते तो उसमें तो भारतीय लोग क्या चाहते उनकी बातें तो उसमें रखी ही नहीं जाती, तो इसलिए भारतीय लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, एग्रीमेंट, वो क्या था बच्चों? 1931 में गांधी जी और वायसराय यानी गवर्नर को कहते हैं वायसराय के बीच में जो है एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। इसमें सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति दे दी थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित करने पर स्वीकार कर लिए, गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दे दी, यानी जो भी लोगों को अरेस्ट किया उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन गांधी एंड वायसराय इरविन। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकली या पॉलिटिशियन प्रिजनर्स या पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह लो, राजनीतिक बंदी। गांधी जी कॉन्टेस्टेड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, गांधी जी ने नमक आंदोलन को क्यों चुना? तो क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी बच्चों जो हर गरीब और अमीर व्यक्ति की जरूरत थी। नमक कानून का विरोध करना जनता के हर वर्ग को जोड़ने का प्रतीक यानी सिंबल या प्रतीकात्मक सिंबॉलिक तरीका था, इसलिए गांधी जी ने जो है नमक को ही चुना। लास्ट में बच्चों मैप से कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखो कांग्रेस के अलग अलग सेशंस हुए थे, अधिवेशन, वो आप ये तीनों याद कर लीजिएगा। तो वो कौन कौन से अधिवेशन हुए? देखो 1920 में कलकत्ता में हुआ था। 1920 में ये सितंबर में हुआ था, तो पहले कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद बच्चों दिसंबर में नागपुर में हुआ था 1920 में। ठीक है। एक 1929 में लाहौर में भी हुआ था, वो आपको पता आएगा नहीं क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया, तो भारत वाले ही पूछे जाएंगे। और 1927 में बच्चों ये चेन्नई मद्रास में हुआ था, उस समय मद्रास अभी चेन्नई है। ठीक है। तो ये आप तीनों पॉइंट, इसमें से एक पक्का है, लिख करके ले लो, अच्छे से याद कर लो, आना ही आना है। यहां पर कुछ आ सकता है, जैसा कि देखो चंपारण में बच्चों किसानों के लिए मूवमेंट चलाया गया था। चौरी चौरा यूपी में ये घटना हुई थी, वो यहां पर है चौरी चौरा। अमृतसर ये जलियांवाला बाग यहां पर हुआ था। खेड़ा गुजरात में यहां पर है, जहां पर जो किसानों के लिए आंदोलन हुआ था।
अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए आंदोलन हुआ था, और दांडी में यहां पर देखो जो है नमक बनाया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये जो 6 हैं ये आप कर लेना ये, और इसमें से जो है आपको क्वेश्चन तो बच्चों 2 ही आएगा, एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर आप ये कर लो, 2 नंबर आपके पक्के हैं, मैप ये यही आना है और इसके बाहर से कुछ नहीं आना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। किसी तरह का आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके एग्जाम के लिए हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।